बीए और बीएड की क्लास है। गुड मॉर्निंग सर। कोई भी एक तरफ हो जाओ आप लोग, कोई भी एक तरफ हो जाओ। सर आ रहा है आपका बेटा। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे अभी टाइम के साथ। स्मारक बिल्कुल और हम शहीद स्मारक। आज में 3 ही स्लाइड ज़्यादा कैसे हो गई यार? 3 ही होनी चाहिए स्लाइड। Moving ahead to greet Professor Naresh Dadij, our prime guest. He has been the former Vice Chancellor, Vardhaman Mahavir Open University. I would like to call Professor Mangla Ramji, Head of Sanskrit Department, to garland sir. ठीक है। Moving ahead, I would like to call Dr. Chitesh Mahashri to garland Professor K.L. Raigar, the Dean, Faculty of Arts. To welcome all chief guests and guests, I would like to call Dr. Janak Singh Meena sir, the Director of Adivasi Study Center, to address the guests and the lecture. सबसे पहले यहाँ मानगढ़ धाम और सरस्वती माँ की प्रतिमा के समक्ष आज माल्यार्पण कर और ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो मैं नमन करता हूँ। क्योंकि आज मातृभाषा दिवस है और हमारे मातृभूमि के लिए जो शहीद हुए
मानगढ़ धाम सबसे बड़ा प्रतीक है हिंदुस्तान का, उस पर आज हम पुष्पांजलि करें तो निश्चित रूप से ये आज का दिन सफल होगा। तो नमन करता हूँ, साथ ही मंचासीन अतिथियों को भी मैं नमन करता हूँ। आज के चीफ गेस्ट और चीफ स्पीकर भी हैं, कीनोट स्पीकर भी हैं, प्रोफेसर नरेश दादीज जी। मैं उनका इस आदिवासी अध्ययन केंद्र कला शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के इस प्रांगण में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत लंबे समय तक प्रोफेसर, हेड, बहुत सारे पदों पर रहे हैं और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हो, वहाँ के आप 7 साल तक लगातार वाइस चांसलर रहे। तो ये बहुत यंग एज में वाइस चांसलर रहे, तो उनका स्वागत और अभिनंदन। उनका एज स्टूडेंट मैं जब एमए में था तब भी मैं उनका स्टूडेंट रहा, पीएचडी के दौरान भी मैं वहाँ रहा, और जब ये कोटा ओपन में थे तब भी इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। एमए और एमफिल के वहाँ जो लेसन राइटिंग का काम उस समय चल रहा था, तो प्रोफेसर पीसी माथुर साहब के साथ मैं भी उसमें शामिल था। तो कहीं न कहीं उस रूप में भी सर आपके साथ सानिध्य मिला। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और जो आज का टॉपिक है वर्तमान संदर्भ में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता, निश्चित रूप से आज मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में यदि कोई गांधी दर्शन की बात करे और प्रोफेसर नरेश दादीज उसमें शामिल ना हो तो वो मुझे लगता है वो चर्चा अधूरी होगी। तो ऐसे शख्सियत, ऐसे शिक्षाविद जो गांधी दर्शन के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, उनको हम यहाँ हमारे बीच में पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। चूंकि एक एक्सटेंशन लेक्चर सीरीज का ही हिस्सा है, हमारे इस केंद्र के द्वारा लगातार यहाँ लेक्चर होते रहे हैं सर। ये सेंटर बने हुए सर मुश्किल से अभी 1 साल हो रहा है, और 1 साल के अंदर लगभग यहाँ 20 लेक्चर हो चुके हैं, और न केवल देश के बल्कि आउट ऑफ इंडिया से भी यहाँ लेक्चर डिलीवर हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस केंद्र का भविष्य भी निश्चित रूप से उज्ज्वल है, इसको कहने में मुझे भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि सर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपको भी पधारना था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं आपके, तो आप उसमें पधार नहीं सके। तो उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सर 250 से ज़्यादा लोग राजस्थान से बाहर से थे, यानी कि हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं था जहाँ से 10 लोग, कम से कम 10 लोग नहीं हो। केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पांडिचेरी हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे मेघालय, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा स्टेट नहीं था जहाँ से नहीं हो। यानी कि एक पूरे भारत का नेतृत्व उस कॉन्फ्रेंस में हुआ। ऐसे शख्सियत हमारे साथ हमेशा होते हैं, चाहे कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी बड़ा कार्यक्रम, तो प्रोफेसर नरेश दादीज जी होते हैं। बहुत सारी बुक्स आपकी एमए और पीएचडी के लिए भी बहुत सारी बुक्स आपकी अभी चलती हैं। बहुत सारा लेखन कार्य किया है, पता नहीं कितने विद्यार्थियों को आपने पीएचडी और पीडीएफ भी आपने करवाया आपके निर्देशन में, प्रोजेक्ट, बहुत सारे काम आपने किए हैं। लेकिन गांधी दर्शन को लेकर के आपने जो चिंतन किया, और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में तो आपने एक लाइब्रेरी ऐसी सेट कर दी जो शायद पूरे हिंदुस्तान में अपने आप में मायने रखती है। यदि कोई गांधी दर्शन को लेकर के पीएचडी करता है, लेखन करता है, तो बीएमओयू की लाइब्रेरी जरूर उसको वहाँ जाके अध्ययन करना चाहिए। तो सर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत और अभिनंदन की कड़ी में हम अपने इस कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर किशोरी लाल जी रेगर, जो सिंडिकेट मेंबर भी हैं, और मैं कहूँ कि वो हमारे इस संकाय के परिवार के मुखिया हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। जब भी कोई भी किसी भी तरह की जरूरत होती है, कभी कोई औपचारिकताओं के छोड़ करके बिना औपचारिकताएं किए हुए उनको फोन पे ही स्वीकृति ले लेता हूँ कि सर लेटर बाद में आता रहेगा, आप तो स्वीकृति दे दीजिए। तो सहर्ष उनकी स्वीकृति होती है, क्योंकि पॉजिटिव काम करना या एकेडमिक एक्टिविटी करना इस यूनिवर्सिटी में चैलेंजिंग काम है, और यदि कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो आपका सदैव ही सानिध्य हमेशा रहता है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्रोफेसर मंगलाराम जी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। इस केंद्र का कोई भी कार्यक्रम हो, शायद प्रोफेसर मंगलाराम जी यदि नहीं हो
तो वो अधूरा रहता है। तो प्रोफेसर मंगलाराम जी का भी स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर क्षितिज महर्षि मेरे साथी मित्र, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सभी यहाँ विद्यार्थी बीएड के भी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, बीए के स्टूडेंट भी हैं, एमए के स्टूडेंट और बाहर से भी जो पधारे हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि समय को खराब करना ठीक नहीं है, मैं उचित नहीं समझता हूँ। प्रोफेसर नरेश जी यहाँ बैठे हुए हैं और उनके सामने ज़्यादा टाइम खराब करना कोई ज़्यादा अक्लमंदी का काम नहीं है। तो मैं बिना किसी औपचारिकता के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये मंच को देता हूँ। Moving ahead, I would like to call Professor K.L. Raigar sir to address the crowd. आपको सुनना है ना, तसल्ली से। हाँ, तसल्ली से सुनेंगे सर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कला संकाय के अंतर्गत स्थापित आदिवासी अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित वर्तमान संदर्भ में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता विषय इस विस्तार माला में आज हमारे बीच विराजमान है प्रोफेसर दादी साहब, जिनके बारे में अभी जनक जी ने विस्तृत रूप से बताया। डॉक्टर साहब से मैं कई बार मिला और कई बार उनके दृष्टिकोण से और विचारों से मैं प्रभावित हुआ। चाहे वो सेमिनार अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, दादी साहब की उपस्थिति इस विश्वविद्यालय में हमें गौरवान्वित करती है। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं कला संकाय और आदिवासी अध्ययन केंद्र की ओर से प्रोफेसर दादी साहब का स्वागत करता हूं। जनक जी के लिए एक बार तालियां बजाइए। सुबह सुबह समाचार पत्र में पढ़ा कि इनको, वो पुरस्कार का नाम तो मैं भूल गया, किसी पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, किसी एकेडमी के इनको सदस्य मनोनीत किया गया है। तो एक बार पुनः आपको बधाइयाँ। सर, थोड़ा सा इस सेंटर के बारे में बताना चाहूँगा कि 19 नवंबर 2021 को इस सेंटर की स्थापना हुई और अब लगभग 15 महीने भी इस सेंटर को नहीं हुए और 15 महीने में हर महीने में दो तीन संगोष्ठियाँ जनक जी करवा लेते हैं। विश्वविद्यालय से एक पैसा भी नहीं लेते। वित्त की व्यवस्था ये स्वयं ही सब वित्त पोषित आधार पर करते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा काम है। और विषय से संबंधित कोई विद्वान यदि जोधपुर में आ रहा है तो उनका विजिट यहाँ आदिवासी सेंटर में करवाते ही करवाते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। और आदिवासी सेंटर हमारे विश्वविद्यालय की एक तरह से नाक है और संयोग से नाक की जो विजिट आ रही है सर, तो हम जो कुछ इतरा रहे हैं सेंटरों के आधार पर, तो हमारे लिए इतराने के लिए ये सेंटर बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इसके बैनर तले इतना अधिक काम हो गया है कि यदि वित्तीय संसाधन और होता तो मैंने आते ही कहा कि यह होल अब छोटा पड़ गया है, लेकिन इसको कार्यालय के रूप में उपयोग करेंगे और आगे इसका विस्तार करते हुए हम आदिवासी अध्ययन विभाग की ओर अग्रसर हो रहे हैं सर। और जल्दी हम उसकी तरफ प्रयत्नशील होकर के और आगे आने वाले दिनों में आदिवासी अध्ययन विभाग इस विश्वविद्यालय को मिल जाएगा। जनक जी के प्रयासों से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि हम उसके पीछे लगे हुए हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब इस तरह के सेंटर को चाहते हैं। तो जैसे ही कुछ वैधानिक या तकनीकी जो हम पूर्ति कर लेंगे तो निश्चित रूप से आदिवासी अध्ययन केंद्र का विस्तार होकर के और एक विभाग के रूप में सर ये सुशोभित होगा। आज का विषय
वर्तमान संदर्भ में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता। सर, मार्च जब कोरोना लगा तो उससे जस्ट पहले 3 मार्च 2019 को जब गांधी जी का 150वां जन्म शताब्दी चल रहा था, तो इस विश्वविद्यालय द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। मैंने उस समय आपसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो। जनक जी ने भी कोशिश की, शायद या तो आप बाहर थे। तो उस संगोष्ठी के दौरान मैंने गांधी जी को बहुत पढ़ा। तो ये तो मैं कह नहीं सकता कि मैं गांधी जी के बारे में नहीं जानता लेकिन चूंकि हम आज जिनसे जानेंगे, जिस शख्सियत से, तो उनके विचारों से हम अवश्य लाभान्वित होंगे। मैं तो गांधी जी का जो प्रार्थना सभा में वो गाते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने, वास्तव में जो दूसरों के दर्द को जानता है और जानकर के उसको महसूस करता है, वो गांधी और गांधी के दर्शन को समझ सकता है। वो ये भजन की पंक्तियां दिखने में भले ही छोटे लगे आपको, लेकिन अंतर्मन में जब हम इसको उतारते हैं और उस पीर पराई को अंतस्थ करने के लिए किस तरह के संघर्ष की जरूरत है। गांधी जी का सिद्धांत अहिंसा पर केंद्रित रहा है। वो तन से, मन से और वचन से अहिंसा को निभाना, और अहिंसा मात्र केवल दर्शन में नहीं, उन्होंने चाहे वो राजनीति हो, चाहे दर्शन हो, चाहे समाज नीति हो, चाहे अर्थनीति हो, उन सबके दर्शन के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को जिस रूप में उन्होंने आत्मसात किया, और न केवल आत्मसात किया अपितु उसको जिया भी। गांधी जी का सबसे बड़ा जो सिद्धांत प्रायश्चित का जो सिद्धांत था, जैनिज्म में भी हमें ये प्रायश्चित का सिद्धांत मिलता है, तो गांधी जी उसको किस तरह से अपने जीवन में ढाले और उस आधार पर कहते, वो भजन भी गाते हैं कि बिना खड़ग बिन डाल के साबरमती के संत तो नहीं कर दिया कमाल रे, बिना अस्त्र शस्त्र के अंग्रेजों की दास्ता से इस मुल्क को मुक्त करवा देना, वो बापू जैसा शक्ति सिद्ध कर सकता है। चाहे उनका असहयोग आंदोलन हो, चाहे उनकी स्वराज की कल्पना हो, और चाहे उनकी मातृभाषा संबंधी संकल्पना हो। आज विश्व मातृ भाषा दिवस के रूप में पूरे विश्व में अपनी अपनी, केवल राजस्थानी का ही अपना नहीं, क्योंकि हमारा राजस्थान है तो राजस्थानी हमारी मातृ भाषा है, अन्यथा जो भी विश्व की मातृ भाषाएं हैं उनके रूप में आज ये दिवस मनाया जा रहा है। तो गांधी जी उस मातृभाषा के रूप में भी बड़े सक्रिय थे, और उन्होंने अंग्रेजी की कतई वकालत नहीं की। मातृ भाषा को अपनाने के लिए उन्होंने पुरजोर काम किया कि हमारी अपनी भाषा, और उन्होंने तो स्वरूप भी तय कर दिया था कि हिंदुस्तानी के रूप में एक इस तरह की, जिसमें हिंदी, उर्दू और जो प्रचलित जो शब्द थे उनको मिला करके प्रेमचंद जी के साथ मिलकर के जो काम किया उन्होंने, तो इस मातृ भाषा के रूप में भी गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। विस्तृत रूप से हम ये मंच प्रोफेसर दाधीच साहब को संभलाते हैं और उनके विचारों को जानने के लिए हम बिल्कुल उत्सुक हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और प्रोफेसर दाधीच का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके हमारे इस केंद्र पर आप पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। Without wasting a minute, I would like to call our chief speaker and chief guest, Professor Naresh Dadich, to address the crowd. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में आयोजित इस लेक्चर सीरीज की
एक लेक्चर की स्थिति में जो प्रिसाइड कर रहे हैं प्रोफेसर रहगर साहब, इसके आयोजनकर्ता डॉक्टर जनक सिंह मीणा जी, दूसरे जो विश्वविद्यालय के शिक्षकगण हैं क्षितिज जी वगैरह, स्टूडेंट्स, और एक विशेष अतिथि मेरे छोटे भाई कृष्णदत्त जी जो सिर्फ उसका इन्फॉर्मेशन सुनकर यहाँ सुनने के लिए आए हैं। आप रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं लेकिन आपकी बड़ी रुचि है, तो ये देखना है कि उनका भाई को बोलना आता है कि नहीं आता है, पहली बार सुनने के लिए आए हैं क्योंकि हम तो अलग तरह से बात करते हैं। मैं भी जोधपुर का हूँ, आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ। आज मायड़ भाषा का दिन है तो मैं मारवाड़ी में भी गांधी पे भाषण दे सकता हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं है। मैंने अवे मारवाड़ी बोलनी और मैं बात यूँ करा इस वास्ते और कोई खास प्रॉब्लम नहीं है जोधपुर में उनमें कि मैं मारवाड़ी में बात करूँ, उम्र भर ही बोली हूँ। अब जयपुर में इतने वर्षों से तो हिंदी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है और एकेडमिक भाषा तो हिंदी अंग्रेजी होती है, अंग्रेजी होती ज़्यादा, थोड़ी हिंदी होती है, उससे कम मायड़ भाषा होती है। तो ज़्यादा जो गांधी का विषय है, मुझे जनक सिंह जी से मेरा बड़ा प्रेम है। ये हमेशा जब भी कोई सेमिनार कुछ होता है तो मुझे हमेशा बुलाने की कोशिश करते हैं। पिछली बार भी अभी अंतर्राष्ट्रीय समगोष्ठी उन्होंने की थी तो मैंने इनसे किसी कारण से मैं कहीं और था तो मैंने कहा था मैं जब भी जोधपुर आऊँगा आपको इन्फॉर्म करूँगा और ज़रूर आपके डिपार्टमेंट और आपके सेंटर आऊँगा। तो मैं कल रात को आया था तो मैंने इनको इन्फॉर्म कर दिया था, तो उन्होंने तुरंत आज ही एक कार्यक्रम आयोजित कर लिया है। अच्छा, इस कार्यक्रम में कोई खास बात इसलिए नहीं है कि गांधी पर मैं पिछले 40 सालों से बोलता रहा हूँ। 1975 में जब मैंने MA ज्वाइन की थी तब से गांधी का अध्ययन हम कर रहे हैं। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि अभी तक मेरे को गांधी समझ में नहीं आया है, वो दूसरी समस्या है, लेकिन मैं गांधी का अध्ययन करता रहता हूँ क्योंकि मेरा प्रिय व्यक्ति अगर कोई विश्व में है आज तक तो वो गांधी है। इसलिए मैं थोड़ा बायस भी हूँ उसके प्रति कि उसके प्रति मैं तो गांधीवादी नहीं हूँ, लेकिन गांधी जैसा व्यक्तित्व को जितना मैं पढ़ता हूँ उतना ही मुझे लगता है और अपने को देखता हूँ कि गांधी जैसा आदमी कैसे हो सकता है। जैसा आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले वर्षों में लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि हार्ड मास का ऐसा व्यक्ति कभी धरती पर चला था। ये वैसे ही जैसे आप गीता पढ़ते हैं तो गीता को पढ़ने पर आपको लगता है कि आप में और गीता में कितना अंतर है, स्थित प्रज्ञ की जो विशेषताएं हैं उसको देख देख के लग के कितना अंतर है, लेकिन जितना पढ़ते हैं उतने उसके प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ती जाती है कि हम भी वैसा बनने की कोशिश करें। ऐसे गांधी का पढ़ने पर हमें लगता है कि हम गांधी जैसा बनने की कोशिश करें, बन नहीं पाते हैं, हमारी सबकी सीमाएं हैं, लेकिन गांधी पर बात करना इसलिए मुझे बहुत रुचिकर है, विशेष रूप से जो युवा विद्यार्थी उनके साथ। अब गांधी पे बात करना बड़ा मुश्किल भी है, इतना आसान नहीं है। जैसा लिखा है गांधी दर्शन की आज के समय में प्रासंगिकता, तो प्रश्न ये आता है कि गांधी दर्शन है क्या। गांधी दर्शन इतना साधारण नहीं है जितना हम समझते हैं, जितना गांधी को समझते हैं कि वो ऐसा ही था। तो उसकी 3-4 समस्याएं, पहले मैं वो थोड़ा सा आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि गांधी दर्शन को तक पहुँचने में हम लोगों को क्या डिफ़िकल्टी है, क्या समस्याएं आती है जिससे हम गांधी दर्शन को सही प्रकार से नहीं समझ पाते हैं और हम फिर अपनी जो खुद की जो इच्छाएं होती है, खुद के जो विचार होते हैं उसी को उस पर इम्पोज करके कहते हैं गांधी ने ऐसा कहा होगा। पहली समस्या गांधी दर्शन को समझने की ये है कि मतलब गांधी दर्शन है क्या। जब ये हमें मालूम हो तभी तो बताएंगे आज के समय में प्रासंगिक है या नहीं। तो गांधी दर्शन को समझने की पहली समस्या ये है कि गांधी के बारे में 2 बड़े स्पष्ट विचार हैं। एक जिसे कहा जाता है पॉपुलर गांधी और एक होता है एकेडमिक गांधी। पॉपुलर गांधी जो सड़क पे जगह जगह पर पोस्टर लगे होते हैं, 2 अक्टूबर 30 जनवरी को हम देखते हैं, राजनेता उसके बारे में बात करते हैं, नेता बात करते हैं और लोगों से बात करो तो गांधी के बारे में एक पॉपुलर इमेज है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो एकेडमिक इमेज भी हो, यानी वो सही हो गांधी के बारे में, आवश्यक नहीं है, लेकिन एक पॉपुलर इमेज बन जाती है। जैसे मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ तो अगर आप किसी से पूछे राजनीति क्या होती है, मैं हमेशा कक्षाओं में सबसे पहले ये पूछता था MA क्लास में कि भाई अपन पॉलिटिकल साइंस में MA करने आ गए हो, आप पहली क्लास फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो, राजनीति होती क्या है, राजनीति डेफिनेशन क्या है, वो मत बताना जो बुकिश है, जो किताब में लिखी है वो आप रट के बता दोगे ईस्टर्न ने ये कहा है, उसने फलाना ने ये कहा है, फलाना ने ये कहा, ये नहीं, ये तो किताब में लिखी हुई है। आप क्या सोचते हो, आप 5 साल से राजनीति पढ़ रहे हो, राजनीति किसे कहते हैं। तो मैं उदाहरण देता हूँ कि आप पान की दुकान पर जाइए, तो पान की दुकान पर आप बात करते रहे तो कोई बात करे राजनीति, हर व्यक्ति वहाँ जो खड़ा होता है 5 जने वो सब जानते हैं राजनीति क्या होता है उनके हिसाब से। पॉपुलर
वर्जन ऑफ पॉलिटिक्स एवरीबडी नोज। क्या होती राजनीति उनके अनुसार से पॉपुलर वर्जन क्या है? जैसे आज यहाँ पर है प्रमोशन चल रहे हैं आपके, जैसे एक बहुत छोटा उदाहरण है कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कहीं पे प्रमोशन चल रहा है, एक व्यक्ति डिजर्व करता है, बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत सेमिनार किए हैं, सिलेक्शन होता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता, दूसरे का सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या कहते हैं कि साहब राजनीति हो गई। यानी हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जो काम चल रहा है किसी जगह पर, उसको हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप वो ना हो, तो हम कहते हैं कि कुछ गलत हो गया, इसको कहते हैं राजनीति हो गई। विच मीन्स वी डिफाइन पॉलिटिक्स एज मैनिपुलेशन, कि राजनीति का मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है। राजनीति का अर्थ सामान्य तौर पर पॉपुलर वर्जन, आप जाओ पॉलिटिक्स में, आप मैंने कहा ना सड़क पे आप किसी से बात कीजिए, राजनीति सब कहते हैं, हमको सबको बता रहा, अरे साहब राजनीति हो गई, आपको पता ही नहीं, इसको टिकट मिलना चाहिए था उसको मिल गया, राजनीति हो गई, ये जीतना चाहिए था वो जीत गया, राजनीति हो गई, ये वीसी बनना चाहिए था वो बन गया, क्या हुआ? अरे साहब राजनीति हो गई, बहुत पॉलिटिक्स हो गई, आपको पता ही नहीं। हम पॉपुलर वर्जन में राजनीति का अर्थ मानते हैं नकारात्मक, कि कुछ सही हो रहा था उसमें गड़बड़ हो गई, उसको राजनीति कहते हैं। ये पॉपुलर वर्जन है, ये एकेडमिक वर्जन नहीं है। कक्षाओं में जब हम पढ़ाते हैं तो राजनीति की ये परिभाषा नहीं होती। जो कक्षाओं पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस, उनको पता है कि राजनीति को परिभाषित किया जाता है कि राजनीति का अर्थ वो गतिविधि है जो सामूहिक हित को प्राप्त करने के लिए की जाती है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। उसको सामूहिक हित, कॉमन गुड, व्यक्ति की हित को प्राप्त करने वाली राजनीति नहीं होगी। मैं क्या बन जाता हूँ, बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, इससे राजनीति का कोई संबंध नहीं है। राजनीति का संबंध यह है कि मेरे पास अगर सत्ता है, शक्ति है, तो उसका उपयोग सामान्य हित जो है, जनता का हित जिसे कहा जाता है, उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं, तो राजनीति है। इसलिए जिन्होंने वो काम किया है वो बड़े राजनेता माने गए, जैसे गांधी, जैसे नेहरू। वो बड़े नेता क्यों थे? नेता तो सभी होते हैं, इलेक्शन सभी लड़ते हैं। वो इसलिए थे कि उन्होंने स्वहित को त्याग कर सामूहिक हित की बात की। तो जो भी ऐसा करता है उसको मानते हैं राजनेता थे। बड़े अब्राहम लिंकन बड़े राजनेता थे, जॉर्ज वॉशिंगटन बड़े राजनेता थे, तिलक बहुत बड़े राजनेता थे। क्यों थे? क्योंकि वो व्यक्तिगत हित में नहीं जाते थे कि राजनीति का सत्ता का उपयोग अपने लिए करे। वो सत्ता, जो भी पावर है उनके पास, चाहे वो पावर सरकार की हो, चाहे जनता की पावर हो, प्रेम की पावर हो, उसका उपयोग सामूहिक हित को प्राप्त करने में करते थे। तो इसलिए किसी भी जगह पर हम देखेंगे दो तरह के वर्जन होते हैं, एक तो पॉपुलर वर्जन, एक एकेडमिक वर्जन, एक्चुअल वर्जन। गांधी जैसे लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है। बहुत से लोगों के साथ समस्या नहीं होती क्योंकि वो पॉपुलर इमेज में नहीं होते। जैसे आप कहें कार्ल मार्क्स, आपने नाम सुना होगा, थिंकर है, उसका कोई पॉपुलर वर्जन नहीं है, उसका एकेडमिक वर्जन है। उसने जो लिखा है उसकी आप व्याख्या कीजिए। प्लेटो, आपने नाम सुना होगा, थिंकर है बहुत बड़ा, उसका कोई पॉपुलर वर्जन नहीं है। प्लेटो क्या खाता था, क्या करता था, क्या पहनता था, किससे शादी की थी, किसने बच्चे थे, दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार था, हमको नहीं पता। हम तो जानते हैं उसकी किताब में क्या लिखा है, उसके आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन गांधी ऐसा एक अद्भुत व्यक्तित्व है दुनिया में जो पॉपुलर वर्जन में भी उतने में है, पॉपुलर है जितना एकेडमिक वर्जन में है। यानी आप गांधी की बात करें तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो गांधी को ना जानता हो। मेरा खुद का स्वयं का किस्सा है, कई बार मैंने सुना है, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब हम गांधी के बारे में बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। 1990 के दशक में आरंभ में मैं पहली बार विदेश गया था। एक जगह है नीदरलैंड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हॉलैंड। उस हॉलैंड में एक छोटा सा गांव है, कस्बा है, जिसका नाम है नाइमेगन, जो जर्मन बॉर्डर पर है। वो छोटा सा कस्बा है, जैसे ये बिलाड़ा है फॉर इंस्टेंस। तो वहाँ पर एक सेमिनार हो रही थी गांधी पर। पहली बार मेरे को बुलाया गया था एक होटल में। तो मैं वहाँ, चूँकि प्लेन वहाँ नहीं जाता था, हम ट्रेन से पहुँचे थे, स्टेशन पे उतरा मैं और मैंने एक टैक्सी ली। आज 1990 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 90-92 की। उस समय वहाँ पर हमारे जैसे लोग नहीं आते थे, या लगभग नहीं थे। यानी जो हम जिसे कहते हैं कि भूरे लोग, वो नहीं थे, या तो काले तो बहुत कम थे, गोरे गोरे थे, क्योंकि ऐसा छोटा सा गांव था। वहाँ पे कहाँ इंडियंस कहाँ पहुँचते, कोई जानते भी नहीं थे इंडियंस को कोई। तो मैंने टैक्सी ली, टैक्सी में बैठा और उस होटल के लिए थोड़ी दूर चलते उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझे देखा था। उसने कहा ये अलग तरह का आदमी दिख रहा है, हमने कभी देखा नहीं है। तो उसने मुझसे पूछा कि सर आप कौन से देश से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? आई हैव नॉट सीन ए पर्सन लाइक यू। तो मैंने कहा कि मैं इंडिया से आया हूँ, भारत से आया हूँ। वो टैक्सी चलाता रहा 1-2 मिनट। उसके बाद वो मुझे कहता है, यू मीन यू आर फ्रॉम द लैंड ऑफ गैंडी, आप गांधी के देश से आए हैं? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा यार, भारत का नाम लेने पर आप ये नहीं कहा बुद्ध के देश से आए हैं, आपने ये नहीं कहा कि वेद उपनिषद जहाँ लिखे गए वहाँ से आए हैं, कि जहाँ गंगा बहती है, कि जहाँ हिमालय है, कि जहाँ ताजमहल है, जहाँ सपेरे होते हैं, जहाँ हाथी होते हैं।
आप कह रहे हो गांधी के देश से आए हो, आपको गांधी के भारत का नाम लेते गांधी कैसे ध्यान आया? आई वॉज सरप्राइज। और एक टैक्सी ड्राइवर एक छोटे से कस्बे में, तो मैंने कहा जी आप गांधी को कैसे जानते हो? तो उसने कहा सर ऐसा है कि मैं तो गांधी को नहीं जानता हूँ, मैं तो कभी इस शहर से बाहर नहीं गया अब तक, 15 साल से यहाँ टैक्सी चला रहा हूँ, और मेरे जीवन की सबसे बड़ी जो इच्छा है वो ये है कि जब पैसे इकट्ठे हो जाएं थोड़े तो मैं पेरिस घूम के आ जाऊँ, क्योंकि पेरिस फैशन का शहर माना जाता है, तो मैं कभी पेरिस भी नहीं गया, तो वो इकट्ठे कर रहा हूँ पैसे। तो भारत तो मेरे को पता ही नहीं कहाँ है। लेकिन इन 15 सालों में मेरे साथ कुछ घटनाएं हुई जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं जब टैक्सी लेके जाता तो कई बार रास्ते बीच में पुलिस वाला रोक देता और वो कहता है कि सर इस रास्ते पर मत जाइए, अभी ये रास्ता बंद है, बिकॉज सम डेमोन्स्ट्रेशंस आर गोइंग ऑन। कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, लोग हाथों में पट्टियाँ लिए घूम रहे हैं सड़कों पे, इसलिए सड़क बंद है, इसलिए या तो आप 10 मिनट रुक जाइए, 15 मिनट, या आप दूसरे रास्ते चले जाइए। तो मैं कई बार रुक जाता, तो मैं देखता उन डेमोन्स्ट्रेशंस में अलग अलग नारे लिखे हुए होते थे, स्त्री पुरुष बच्चे अलग अलग तरह के लोग होते थे, अलग अलग तरह के नारे होते थे, डाउन विथ न्यूक्लियर वेपन्स, डाउन विथ इंपीरियलिज्म, महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो, बच्चों के साथ अत्याचार ना हो, एनवायरनमेंट बचाओ वगैरह वगैरह। तो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं हम सब लोग जाते हैं, उसमें एक नाम जरूर होता था, वी आर विद गांधी। नारे अलग अलग लिखे होते थे, इश्यूज अलग अलग होते थे, लोग अलग अलग होते थे, लेकिन एक बात सब में कॉमन होता था, वी आर विद गांधी। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा कि साहब ये व्हाट इज दिस गांधी, बाकी तो चीज़ मेरे को समझ में आ गई, गांधी क्या है? तो उसने कहा कि साहब ये गांधी जो है ये एक देश है इंडिया, जो आप नहीं जानते, वहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, जिसके शासन में कभी भी सूरज डूबता नहीं था, पूरी दुनिया में इतना शासन था, कहीं डूबता था तो कहीं वापस उगता था। उस देश को उस आज़ाद कराया एक आदमी ने जिसका नाम गांधी है, और जो इस डेमोन्स्ट्रेशन कर करके करा दिया, ऐसे कर करके, सिर्फ हड़ताल कर करके उसने देश को आज़ाद कराया। तो उसने कहा कि ऐसा आदमी कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो यहाँ बहुत खून खराबा देखा है, यूरोप तो आप जानते हैं पूरा खून खराबों से भरा इतिहास है उसका पूरा, हमारे यहाँ तो रोज मर्डर होते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार हमारे यहाँ हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारे यहाँ हुआ, इतने हत्याएं होती है, तो ऐसा देश में ऐसा आदमी कैसे हो सकता है जो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशंस करके देश को आज़ाद करा दे अंग्रेजों से? तो मैं सोचता था कि कभी उस देश का कोई आदमी आएगा तो मैं उसको देखूं, कम से कम देखूं कैसे कोई अलग तरह के लोग होते हैं क्या, मंगल ग्रह से आए क्या। तो आज पहली बार मुझे आप नजर आए तो मुझे बड़ी खुशी है। तो जब टैक्सी मेरे को लेके होटल में गया, उसने कहा सर आपसे मैं किराया नहीं लूंगा क्योंकि मैंने आपके दर्शन किए, आप गांधी ना। कैन यू इमेजिन मैंने क्या सोचा होगा, मेरे क्या स्थिति हुई होगी। तो मुझे बड़ी शर्म सी महसूस हुई कि मुझे गांधी के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, ये बेचारा तो मुझको इतना बड़ा मान रहा है, तो कुछ गांधी तो पढ़े थोड़ा बहुत, देखे तो सही, लोग बाहर इतना मान रहे हैं और हम यहाँ पे पता नहीं गांधी के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, दुनिया ये मान रही है। ये एक छोटा सा मेरे जीवन का किस्सा बता रहा हूँ। तो गांधी का पॉपुलर इमेज ये है और एकेडमिक इमेज अलग है। एकेडमिक इमेज का अर्थ क्या है कि गांधी ने वास्तव में क्या लिखा है और क्या किया है, उसका एकेडमिक इवेल्युएशन किया जाए कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था दुनिया में प्रोटेस्ट, विरोध कैसे हो सत्ता का, उसके बारे में उसने क्या किया और क्या लिखा है, उसने कौन से सिद्धांत दिए, वो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है। पॉपुलर कंट्रीब्यूशन जैसा मैंने बताया इस प्रकार का होता है। दूसरी समस्या गांधी के सामने ये है, उसका दर्शन कैसे मालूम पड़े, तो पॉपुलर इमेज से माने कि एकेडमिक इमेज से माने। दूसरी समस्या ये आती है गांधी के सामने, फिर वो एक अनोखा आदमी था जिसने कहा भी बहुत कुछ और किया भी बहुत कुछ, तो उसका दर्शन उसके जीवन से अलग करना लगभग असंभव है, बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि अधिकतर दार्शनिक जो हुए हैं, लगभग सभी 99% जो दार्शनिक होते हैं, यानी आदमियों की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो वो या तो चिंतन करते हैं या काम करते हैं। अलेक्जेंडर जो था वो चिंतन थोड़ी करता था, वो तो काम करता था, युद्ध लड़ता था, जीतता था। चंगेज खान कोई चिंतन करने बैठता था क्या? युद्ध हिटलर कोई चिंतन करने बैठता था क्या? वो तो युद्ध करते थे। और जो चिंतन करता है, किताबें पढ़ता है, वो सिर्फ चिंतन ही करता रहता है, जैसे कि इमैनुअल कांट था। इमैनुअल कांट का नाम अगर आपने नहीं सुना हो तो आपको पता होना चाहिए, पश्चिम का बहुत बड़ा दार्शनिक था जिसने एक नया सिद्धांत दिया 18वीं शताब्दी में। उसके बारे में कहा जाता है कि वो 40 वर्षों तक एक ही शहर में रहा और वो शाम को 4 बजे घूमने निकलता था। सब लोग अपनी घड़ी मिलाते थे, 4 बजे घूमने निकलेगा। अपने शहर से 40 किलोमीटर दूर से आगे कभी गया ही नहीं, सिर्फ पढ़ता ही रहता था।
उसके विचार ने दुनिया में क्रांति पैदा कर दी। तो वो क्या था? थिंकर था। दूसरी तरफ क्या है? एक्टर थे, एक्शंस करने वाले थे, जिन्होंने सिर्फ काम किया। चाउ एन लाई है, माओ त्से-तुंग है, लेनिन है, इन्होंने क्रांतियां करी, दुनिया में काम किया। गांधी एक एक्सेप्शन है इसमें कि उसने काम भी किया और उसने चिंतन भी किया। अब प्रश्न ये आता है कि जब हम उसका इवेल्यूएशन करते हैं दर्शन के बारे में, तो चूंकि हम भारत में हैं और भारत का आदमी था वो, और वो एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था कांग्रेस पार्टी से, और वो कांग्रेस पार्टी आज भी है। तो जो कांग्रेस पार्टी वाले लोग हैं उसके पक्षधर, वो तो मानते हैं गांधी देवता था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्रिएट करी। और आपको पता है कांग्रेस पार्टी 1920 में जब गांधी ने कांग्रेस में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उससे पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। सब लोग एक 3 दिन जो क्रिसमस की छुट्टियां होती है उसमें सब लोग मिल लेते, 27 तारीख को मिलते थे, 26 तारीख को, 26 दिसंबर को 3 दिन का उनका गोष्ठी होती थी। बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे, गप्पे लगाते, खाना खाते, अंग्रेजी में भाषण देते और चल देते। ये कांग्रेस थी 1920 से पहले अधिकतर। 1920 में जब गांधी आया तो उसने पहली बार कांग्रेस का एक संविधान बनाया, जो आज देख रहे हैं अभी अखबारों में था, AICC की मीटिंग होने वाली है और उसमें कुछ चुनाव होने वाले हैं वगैरह। ये सब 1920 में गांधी ने बनाया था। उसके बाद में कुछ थोड़े बहुत संशोधन हुए हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी चल रहा है, जिसमें लिखा था कि कांग्रेस का ऑफिसर वो बनेगा, पदाधिकारी वो बनेगा जो हैबिचुअली खादी पहनता हो। और आप देखिए आज सब खादी पहनते हैं। अब तक उस समय ज़रूरत थी शायद किसी कारण से, वो कारण दूसरे, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन आज भी किसी की हिम्मत नहीं कांग्रेसी कि वो बिना खादी के अध्यक्ष बन के या बाहर भाषण दे सके। क्यों? क्योंकि इतना प्रभाव है। गांधी ने बनाया था हैबिचुअल वियरिंग ऑफ खादी इज कंपल्सरी फॉर दोज हु आर ऑफिशियल्स ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो यानी कांग्रेस को जो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, एक ऑर्गेनाइजेशन रूप में गांधी ने क्रिएट किया। तो जो कांग्रेस पक्ष के पक्षधर है वो तो गांधी को ही मानते हैं, तो उसकी आलोचना सुनने का मतलब ही नहीं उनको। और जो कांग्रेस के पक्षधर नहीं है, विरोधी है, जैसे बीजेपी है आजकल जो बड़ी पावर में है, वो कहती है कि कांग्रेस को खत्म करने का, जैसे गांधी फैमिली आप देखिए, बीजेपी सारा जो बीजेपी प्रो बीजेपी लोग हैं वो सारा समय राहुल गांधी पे बातें करते रहते हैं। राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं है, ही इज नोबडी। आप उसकी बात करो ना, खड़गे क्या कर रहा है, ये अध्यक्ष, दूसरे सेक्रेटरीज हैं, लेकिन सब राहुल गांधी वाक्य, उनको पता है कि ये उनका केंद्र है, खड़गे वड़गे कुछ नहीं है। खड़गे बन के अध्यक्ष उससे नहीं होगा, ये इससे चल रही है कांग्रेस, ये गांधी से चल रही है। तो गांधी को अगर जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा मॉरली, तब तक कांग्रेस डिस्ट्रॉय नहीं होगी। उसकी मॉरल फैब्रिक जो है वो गांधी है। इसलिए जब गांधी के बारे में बात करते हैं, गांधी दर्शन के बारे में, तो उसके जीवन में जो काम गांधी ने किए हैं उनको बार बार उठाया जाता है, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन या डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? मैं तो बहुत जाता हूँ, रटे रटाए सवाल है 10। गांधी ने कहा था कि उसके मरने के बाद विभाजन होगा, पहले क्यों हो गया? वो मरा ही नहीं, उससे पहले विभाजन कैसे हो गया? गांधी ने मुसलमानों को फेवर क्यों किया? गांधी 50,000 रुपये पाकिस्तान को क्यों दे रहा था? गांधी ने पटेल की जगह नेहरू को क्यों बना दिया? गांधी ने सुभाष बोस को क्यों हटा दिया? गांधी ने सुभाष चंद्र बोस, गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? ये 10 सवाल हैं पूरे टोटल, जो सबके रटे हुए बच्चों के व्हाट्सएप से, और वो पूछते रहते हैं। क्यों पूछते हैं? मैंने पूछा यार, तो आप गांधी के बारे में क्यों पूछ रहे हो इतना? और भी तो बहुत सारे लोग थे दुनिया में, कोई महान आदमी था तो उसकी महानता के बारे में पता है कि गांधी, आप इतना गांधी के बारे में उत्सुक क्यों कि उसको नीचे गिराना है? तो चलो, उसने कहा, उसने नहीं बताया, गलत किया, अब क्या करें बताओ? उसने जो भी है, आप सारे सवालों को मैं कहता हूँ हाँ उसने सब गलती करी 10-15, अब क्या करें? What do you want to conclude by this? They have no answer because they don't know why they are doing it. They are pressurized by their peers and by their अम्मा अप्पा कि आप ऐसा करो जिससे कि मॉरल फैब्रिक जो है वो खत्म हो जाए। बस हमको ये चाहिए, बाकी हमको गांधी से क्या लेन देना। या अगर नहीं हो रहा खत्म, क्योंकि बाहर जाते तो कहते गांधी जी से, मैंने बताया मैं क्या, मोदी जी जाते तब भी उनको ले जाते हैं गांधी की मूर्ति पे। नरेश दादी जी नहीं है, मोदी जी जाएंगे तब भी उनको ले जाएंगे। सबसे पहले जिस देश में जाएंगे तो ये साहब, या गांधी की मूर्ति चलो, तो वो थोड़ी कह सकता साहब ये तो हम तो नहीं मानते इसको, तो जाके सबसे पहले पूजा करेंगे। तो कहते अगर नहीं बीट कर सकते तो इसको डिस्टॉर्ट करो। कि साहब उसने सफाई की बात की थी, चश्मा लगा दो, सफाई की थी। उसके जो मेन दर्शन था उसको साइड में करके, साइड लाइन करके, और उसका जो पेरिफेरी है उसको आप मेहनत करो। जैसे आपके प्रोफेसर साहब जनक सिंह जी पढ़ाते क्लास में, तो उनकी जो कक्षा में जो पढ़ाई उसको भूल जाओगे, सर आप पैंट बड़ी अच्छी पहन के आए हो आज, सर कोट बड़ा अच्छा है आपका,
सर ये कोर्ट थोड़ा चेंज कर लो, आप इस पे बहस करो। अरे यार कोर्ट पे क्या बहस कर रहे हो, तुम जो बोल रहे हो उस पे बहस करो। बट टू डाइवर्ट द फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट यू टेक पेरिफेरल इश्यूज। तो प्रॉब्लम दूसरी आती है गांधी को समझने में, ये मैंने बताया दो भारत के संदर्भ, बाहर तो नहीं आती कि बाहर वालों को इससे कोई मतलब नहीं है, बीजेपी कांग्रेस से उनको क्या मतलब, उनको तो दुनिया के मतलब है। गांधी का दुनिया में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। 1930 में आप जानते हैं उसको दुनिया में नंबर 1 टाइम्स में फर्स्ट पे रखा गया था। ये सबसे बड़ा आदमी है जो 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े आदमियों का नाम लिया था, आइंस्टीन, उसके बाद गांधी का नाम लिया गया। ये दुनिया के सबसे बड़े आदमी जिन्होंने दुनिया बदल दी। तो भारत के संदर्भ में हम जब लोग हैं, हमारे सामने समस्या आती है कि हम उसके व्यक्तित्व को उसके कृतित्व से अलग कैसे करें। उसके काम को, काम तो उसके इंटरप्रिटेशन आज हम कह सकते हैं गलत है, सही है, वो हो सकते हैं। उस समय में क्या था ये हमको नहीं पता। जैसे ये वैसे ही है गांधी की आलोचना करना, जैसे कि क्रिकेट आप लोग देखते हैं मैच, अब क्रिकेट में आप देख रहे हो अरे यार ये विराट कोहली ने गलत लगा दिया, गलत कर दिया, इसको जो ऐसे खेलना चाहिए था। अब टीवी पे देख के तो कहना बड़ा आसान है कि किसको कैसे खेलना चाहिए था। जो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में आपको डिसीजन लेना होता है कि बॉल कहाँ से आ रही है, कैसे मारना, तब आपको पता पड़े कैसे खेलना चाहिए। वो हमको थोड़ी आता है। तो हम तो टीवी पे देख के वो जब रिप्ले देखते तो अरे यार इसने ऐसा गलत किया, इसको ऐसा करना चाहिए था, तो ये आउट नहीं होता। बड़ा आसान है कहना। ऐसे ही गांधी के बारे में आज कह रहे नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। अरे आप देखे गांधी की जगह यार, आपको क्या पता क्या परिस्थिति थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। वी डू नॉट नो, वी हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन नेशनल मूवमेंट, वी हैव नॉट सीन ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉइंग अस, हमको क्या पता। इसलिए लेकिन ये समस्या है कि गांधी के जो थॉट है उसको उसके कामों से अलग मत करो। अगर काम में कुछ गड़बड़ है, इंटरप्रिटेशन है कि ये गलत किया आज के हिसाब से, आज अगर हम इंटरप्रेट करते हैं तो कहें अरे चिंतन भी ऐसा ही था। अहिंसा से क्या होता है, अहिंसा से कोई देश आज़ाद होते हैं क्या? हिंसा से होते हैं, तो कर लेते हैं हिंसा से, किसने मना किया। अब कर लो हिंसा से कुछ हो रहा हो तो। पाकिस्तान को गाली निकालते पाकिस्तान ये तो मार दो, मना कर रहा है क्या कोई, बम फेंक दो, ठीक है, उसमें क्या बात है, कोई नहीं फेंकेगा, हिम्मत भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है और कर भी नहीं सकते आप, फिर कहने की क्या जरूरत है उसको। तो दूसरी मैं ये बता रहा हूँ समस्या जो है, गांधी दर्शन को समझने की समस्या है ये कि एक दार्शनिक को समझना हो तो उसके कृतित्व को उसके दर्शन से मत जोड़ो। कृतित्व भी अच्छा है खराब है वो अलग इशू है, लेकिन दर्शन क्या है वो अलग इशू है। आप प्लेटो की बात करते हो तो ये थोड़ी करते हो कि प्लेटो ने क्या काम किया था, अरस्तु ने क्या किया था, कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, उसके अपनी नौकरानी से अवैध संबंध थे, ये डिस्कस थोड़ी करते हो। तो क्या तो कार्ल मार्क्स ने लिखा क्या है वो जरूरी है क्या, कहा था वो हमको क्या मतलब, उसने लिखा क्या है उसकी हम बहस करेंगे। लेकिन गांधी में जब बात करते हैं तो ये बहस नहीं करते गांधी ने क्या लिखा है क्या कहा। अरे नहीं साहब उसने देश को आजाद तो मरे पहले उसके साथ देश के टुकड़े करा दिए। अरे भाई हम बहस कर रहे हैं दर्शन की, देश के टुकड़े की कर रहे हैं क्या, देश के टुकड़े करा दिए कि नहीं करा दिए ये हिस्ट्री का पार्ट है, वो अलग बात करेंगे। आप दर्शन क्या है उसकी बात कीजिए, चिंतन क्या उसने क्या कहा था, इसको दुनिया मानती है, ये दूसरी बात है। तीसरी पॉइंट वो ये है, वो और ज़्यादा सबसे मुश्किल है। गांधी की जो इमेज है वो ये है कि वो ऐसा था जो कि 24 घंटे राजनीति करता था, तो हमको बताइए इमेज यही है उसकी। अब गांधी ने खुद ने ये लिखा है कई जगह, उसने खुद ने ये इमेज बनाई है कुछ हद तक। उसने कहा कि आई एम नॉट बिल्ट फॉर एकेडमिक राइटिंग्स, एक्शन इज माई डोमेन। मैं कोई ये एकेडमिक्स PhD करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक्शन करने के लिए आया हूँ। इसलिए देर इज नथिंग लाइक गांधीज्म। लोगों ने कहा साहब आपके विचारों को हम गांधीज्म कहें, जैसे मार्क्स के विचारों को मार्क्सिज्म कहते हैं तो हम गांधीज्म कहें, गांधीवाद। तो उसने कहा देर इज नो इज्म इन मी, what is left is what I have done। तो इसलिए आपको पता है 1944 में जब ब्रिटिशर्स BBC ने पूछा था कि साहब आप अपना कोई मैसेज दुनिया को देना चाहेंगे आपके जीवन का, तो उसने क्या कहा था, माई लाइफ इज माई मैसेज। उसने ये नहीं कहा माई राइटिंग इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अगर जो मैंने किया है उसमें अगर कुछ सत्य नहीं है तो मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए फिर वो पहला व्यक्ति है विशेष जो जिसके कहने में और करने में अंतर न्यूनतम है, आज तक किसी और दूसरे व्यक्ति में नहीं है, ऐसा बहुत कम है। जो वही कहता था जो करता था, और वही करता था जो वो कहता था, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि आई एम नॉट कंसिस्टेंट। इसलिए क्या होता है कि आप पढ़े गांधी, बड़ी जो कई विद्वान हैं तो गांधी पढ़े तो 1920 में उसने कुछ और कहा है उसी सब्जेक्ट के बारे में, 1940 में कुछ और कहा है। तो लोग कहते हैं यार तो आप 1920 का एक कोट ले लीजिए, कोटेशन, और कहीं गांधी जी ने ऐसा कहा है। और भाई इसी विषय पर उसने 1940 में कुछ और कहा है, वो तो पढ़ो साथ में, कि उसने कहा आई एम नॉट कंसिस्टेंट विथ व्हाट आई हैव सेड बिफोर, आई एम कंसिस्टेंट विद द ट्रुथ एज इट रिवील्ड टू मी फ्रॉम टाइम टू टाइम।
मेरे को इसकी परवाह नहीं है कि पहले मैंने क्या कहा है मैं तो को इसकी परवाह है कि मैं सत्य के प्रति कंसिस्टेंट हूँ। मेरे को आज जो सत्य लग रहा है वो मैं आज कहूँगा, 2 साल बाद जो सत्य लगेगा मैं वो कहूँगा, चाहे वो पहले वाले से कॉन्ट्रडिक्ट करता हो। तो इसलिए गांधी का दर्शन मालूम करने के लिए ज़रूरी हो कि उसने पूरे में किस सब्जेक्ट के बारे में अब तक कितनी बातें कही है, उन सब का विश्लेषण करके हम कह सकते हैं ये गांधी कहना चाह रहा था। अब ये विश्लेषण कैसे हो आपको पता है गांधी ने कितना लिखा है? गांधी ने 1958 में भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि गांधी ने जो कुछ लिखा है उसको कलेक्शन किया जाए, जिससे मालूम तो पड़े गांधी ने क्या कहा है। वो तो अलग अलग कहता रहता, बहुत अलग अलग जगह। वो प्रोजेक्ट 1969 में समाप्त हुआ ऑफिशियली, यानी 10 साल में, जब गांधी के 100वां वर्ष मनाया जा रहा था। हालांकि उसके बाद भी उसमें एडिशंस होते रहे, यानी 1969 10 साल में उन्होंने कोशिश की कि दुनिया भर में गांधी ने जो कुछ लिखा है सब जगह से कलेक्ट करके वॉल्यूम्स निकाले जाएं। तो कलेक्टेड वॉल्यूम्स ऑफ महात्मा गांधी के नाम से प्रकाशित हुए 1969 में। वो थे 100 वॉल्यूम। उसके बाद में और 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम आ चुके हैं, जो उसको छोड़ दीजिए आप। 100 वॉल्यूम में हर वॉल्यूम आप देखिए, आपके यहाँ होगा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, हर वॉल्यूम लगभग 500 पेजेस का है एक वॉल्यूम, और हर पेज में कम से कम 30 लाइनें हैं, और हर लाइन में कम से कम 12 से 15 शब्द हैं। इन सब को गुणा करेंगे तो टोटल शब्द होंगे 1.5 करोड़। गांधी ने टाइप नहीं किया था, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था इससे बोल के आप सीरी से डिक्टेट कर दो, ना SMS कर दो, उसने हाथ से लिखे 1.5 करोड़ शब्द। इसके बारे में एक ने इवेल्युएट करके कहा कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल तक प्रतिदिन 75 पोस्ट कार्ड लिखे तो जो वॉल्यूम होगा उसका लिखने का वो उसके बराबर होगा जो गांधी ने लिखा है। आज तो शायद आप लोग जानते नहीं पोस्ट कार्ड क्या होता है, आज तो SMS जानते हैं, हम सिर्फ व्हाट्सएप जानते हैं। पोस्ट कार्ड को लिखना पूरा 75 रोज 20 साल तक, तब जो वॉल्यूम होगा वो गांधी ने लिखा है। कौन किस व्यक्ति ने लिखा है? जो 24 घंटे राजनीति में लिप्त था। प्रोफेसर ने नहीं लिखा है, हमसे प्रोफेसर है, हमने तो नहीं लिखा। हमने में से मैं तो क्लेम कर सकता हूँ, किसी को कोई कहे 1.5 करोड़ शब्द अपने जीवन में लिखे और जिंदगी भर हम उसी के खाते हैं प्रोफेसरशिप की। अब ये तो बड़ा था, हमारा तो काम ही ये तनख्वाह मिलती है इसी बात की, किताबें लिखने की और पढ़ाने की। हम में से कितने लोगों ने 1.5 करोड़ शब्द लिखे अपने जीवन में? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सभी कह रहा हूँ। अब 1.5 करोड़ शब्द कोई लिखता है तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना पढ़े लिख सकता है? शब्द कहाँ से आते हैं? शब्द कोई आकाश से तो आते नहीं। शब्दों का वोकेबुलरी कैसे बढ़ती है आप सब जानते हैं, हिंदी के प्रोफेसर साहब बैठे हैं। वोकेबुलरी कोई भी भाषा पढ़ने की क्या जरूरी है? ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा कहो। 4 बातें कही जाती है, लिखो, पढ़ो, सीखो, लिखो, पढ़ो, कहो और सुनो। ये 4 जितना ज़्यादा करोगे आपकी वोकेबुलरी बढ़ेगी, और कोई तरीका ही नहीं वोकेबुलरी बढ़ाने का। तो गांधी ने 1.5 करोड़ शब्द लिखे तो उसने पढ़ा होगा, नहीं तो कैसे लिखे, कहाँ से आएंगे शब्द? तो आप उसका उदाहरण लीजिए। अब आपको गांधी ने कहीं नहीं लिखा, उसकी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा है गांधी ने कि मैंने सिर्फ 3 किताबें मेरे को प्रभावित की है। मेरे को बाकी तो रामायण महाभारत पढ़ी थी, गीता वगैरह, लेकिन 3 किताबों ने मुझे प्रभावित किया। जॉन रस्किन की पुस्तक, टॉल्स्टॉय की पुस्तक और हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक। तो ऐसा लगता है उसने 3 किताबें पढ़ी जिंदगी में। उसने कहा 3 का प्रभाव पड़ा, मेरी अपने ऑटोबायोग्राफी में लिख रहा है। लेकिन आप उसकी जो रिसर्च की है, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक पुस्तक है, बहुत सी किताबों रिसर्च करी है, राघवन अय्यर की किताब है द मॉरल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ महात्मा गांधी, उसको पढ़ी, अंग्रेजी में सबसे अच्छी किताब है गांधी पर। तो गांधी को जो पहली बार भारत में, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, भारत में जब जेल हुई 1922 में, तो 1.5 साल तक वो जेल में रहे। 6 साल की जेल हुई थी। 1.5 साल बाद उनका एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। तो गांधी ने कहा कि मैं अगले बचे हुए 4.5 साल में राजनीति में हिस्सा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी जेल 6 साल की है राजनीति में हिस्सा लेने के कारण। तो मैं उसको मानता हूँ, इसलिए मैं राजनीति में 1922 से 1926 तक राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। बाहर रहे जेल से, लेकिन दूसरे काम करते रहे। तो 1.5 साल जब जेल में रहे, तो उस समय जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे जेल में, उनसे कहा जाता था कि भाई आप कोई एक सुविधा ले सकते हो, क्योंकि आप पॉलिटिकल प्रिजनर। यानी क्या सुविधा? कि भाई आपको मल साफ नहीं करना पड़ेगा, आपको झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा, आपको कोई बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे, आपको कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। ऐसे कई काम जो जेली जो कैदी लोग करते हैं, उनमें से कोई एक काम, आपके घर से खाना आप ले सकते हो, आपको पलंग चाहिए तो सोने को मिल जाएगा, एक कोई सुविधा आप ले सकते हो। तो गांधी ने कहा मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, मुझे एक सुविधा चाहिए कि मुझे लाइब्रेरी से किताब इशू करने की सुविधा चाहिए। उनका ठीक है, ये कौन पागल है, ये कायब जेल में रह के लाइब्रेरी से किताबें पढ़ेगा यहाँ पर। 1.5 साल तक वो जेल में रहा। 1.5 साल में उसने कितनी किताबें इशू कराई होगी? उसने 156 पुस्तकें इशू कराई है।
1.5 साल में 156 किताबें पढ़ी है। मैं कह सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में 156 किताबें नहीं पढ़ी होगी अभी तक, मैं रिटायर हो गया। उसने 156 किताबें 1.5 साल में पढ़ी, लाइब्रेरी से इशू करा के। और उसकी किताबों का जो रेंज है वो आप जब देखेंगे तो रेंज देखे आए उसमें उपनिषद से लेकर के उपन्यास तक जो भी आप सोच सकते हैं उस समय अवेलेबल था 1922 में, वो सब अच्छी अच्छी किताबें मंगवाई और उनको पढ़ा। यानी एक व्यक्ति, उसको कोई पीएचडी नहीं करनी थी, उसको कोई लेक्चरर नहीं बनना था, उसको कुछ प्रोफेसर नहीं बनना था, उसको सिर्फ राजनीति करनी थी। उस किताबों को पढ़ने से उसकी राजनीति में कोई सुधार नहीं हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, नहीं पड़ता, लेकिन वह इतना पढ़ रहा था और इसने इतना लिखा। अब आप बताइए दर्शन कितना है, गांधी का दर्शन क्या है? जो 1.5 करोड़ शब्द पढ़ के समझ कर और कंक्लूजन करेगा, तो ये है उसका कंक्लूजन, वो बता सकता है दर्शन क्या है, और वो बता सकता है कि आज के समय में उसकी क्या रेलेवेंस है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि 1.5 करोड़ शब्द पढ़ा नहीं जा सकता, उसने तो लिख दिया, हमसे पढ़ा भी नहीं जा सकता। तो क्या तरीका है फिर गांधी के दर्शन का मानने का? क्योंकि फिर कहीं से भी कुछ भी कोट करके निकाल लीजिए आप एक सेंटेंस और कह दीजिए साहब गांधी ने ये भी कहा था। जैसे कई लोग कहते हैं साहब गांधी ने अहिंसा करो या मरो का नारा दिया, उसका क्या अर्थ है 1942 में? या गांधी ने एक जगह कहा है कि साहब कायर होने से तो हिंसा होना बेहतर है, तो साहब हिंसा का भी समर्थक था वगैरह। तो उसका एक ही तरीका है कि दर्शन क्या है ये जानने का, जो मैं मानता हूँ तरीका होता है कि एक तो तरीका ये है कि जो विद्वान हैं एस्टेब्लिश्ड दुनिया भर में दर्शन के, गांधी के अध्ययन के, उन्होंने क्या निर्णय निकाला है गांधी के बारे में, अच्छी किताबें पढ़कर, बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर, कि वो क्या कह रहे हैं, कि गांधी क्या कह रहा है, गांधी क्या समझता है, गांधी क्या सोच रहा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको राघवन अय्यर, राघवन अय्यर की 1973 में किताब आई है द मॉरल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ महात्मा गांधी। उस किताब को पढ़िए तो आपको पता पड़ेगा कि गांधी क्या कह रहा है। ऐसी 8-10 किताबें हैं शुरुआत की। तो 1958 में आने जब सारा वॉल्यूम आ चुके, उसके बाद कुछ विद्वानों ने पढ़ाई की उन सारी किताबों की, उसको पश्चिम में जो दर्शन की धारा थी उसको संदर्भित किया और उसके आधार पर कंक्लूजन ड्रॉ करके बताया कि गांधी का मूल आर्ग्यूमेंट ये है, जो मैं कहता हूँ कि अगर किसी थिंकर को जानना हो या किसी व्यक्ति को भी जानना हो तो उसका एक ही तरीका है, वो उस व्यक्ति का एसेंस क्या है, विच मीन्स व्हाट इज दैट विच डिस्टिंग्विशेस ए मैन फ्रॉम अदर। बहुत जैसे मैं रेगर साहब कौन है और मीना जी कौन है, ये कैसे मालूम पड़े? इनमें बहुत से कॉमन है, मेरे में भी कॉमन है, हम सब में कॉमन है, हम सब टीचर हैं, हम सब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, हमारी वो यूनिवर्सिटी में नौकरी करें तो हमारी बहुत सी चीज़ें सिमिलर है, हमारे बहुत से एक्शन सिमिलर होंगे, एक नौकरी एक जैसे करते हैं तो उनके बहुत से एक्शन सिमिलर होंगे। लेकिन कोई एक विशेष बात है जो मीना जी को रेगर साहब से अलग करती है, जिससे हम कहते हैं यार ये तो मीना जी हो सकते हैं। हम जानते हैं कई बार कहते हैं यार ये किसने कहा होगा, तो ये किसने किया होगा, यार ये तो रेगर साहब ने किया होगा। विच मीन देयर इज समथिंग यूनिकनेस, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कह रहा मैं, देयर इज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्टिंग्विशेस ए ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अदर बीइंग। जो अरस्तु ने, प्लेटो ने कहा है, प्लेटो ने कहा था कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश ए कैट फ्रॉम रैट, एक चूहे को बिल्ली से अलग कैसे किया जाए। तो उसने कहा चूहे को बिल्ली से अलग करने का तरीका ये नहीं है कि उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे आप एक तो कहे चूहा सब काला होता है, बिल्ली सफ़ेद होती है, चूहे की लंबी पूंछ होती है, बिल्ली की छोटी पूंछ होती है, चूहा छोटा होता है, बिल्ली बड़ी होती है, चूहा धीरे धीरे चलता है, बिल्ली कूद के चलती है। उसने कहा इससे दोनों में डिस्टिंक्शन नहीं होता, दीज आर पेरिफेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट डिस्टिंग्विशेस ए कैट फ्रॉम रैट इज द कैटनेस ऑफ द कैट विच मेक्स ए कैट ए कैट। बिल्ली में एक बिल्लीपन होता है जो उसको बिल्ली बनाता है, चूहे में एक चूहापन होता है जो उसको चूहा बनाता है, विच इज एसेंस। जो कैरेक्टरिस्टिक से मालूम नहीं पड़ता, वो एक्शन से मालूम पड़ता है कि एक चूहे और बिल्ली को एक जगह रख दो और फिर दोनों उनको खतरा उत्पन्न करो तो चूहा चूहापन दिखाएगा और बिल्ली बिल्लीपन दिखाएगा। शेर में और गीदड़ में क्या अंतर होता है? ये नहीं होता है वो बड़ा है, ये छोटा है, उसके दांत बड़े हैं, इससे नहीं होता। शेर को राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब शेर खतरे में होता है तो वो कैसे बिहेव करता है, और लोमड़ी खतरे में होती है तो वो कैसे बिहेव करती है। चाहे दोनों एक जैसे नजर आते हैं, शेर बहुत छोटा हो जाए, शेर का बच्चा हो जाए छोटा सा, और लोमड़ी बहुत बड़ी हो जाए, लेकिन शेरपन जिसे कहा जाता है वो शेर को डिफाइन करता है। यानी विच इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ऑफ एनी बीइंग, विच डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम हिज पीयर ग्रुप, दैट डिफाइंस हिम। तो गांधी में वो कौन से चिंतन में वो कौन सी विशेषताएं हैं जो उसको उसके जैसे दूसरे दार्शनिकों से अलग करती है, वो गांधी का दर्शन है। बाकी चीजें पेरिफेरियल है, बाकी चीजें कॉमन है, बहुत सी चीजें सभी कहते हैं सच बोलो, बाकी चीजें करो, सभी कौन दार्शनिक कहता है झूठ बोलो, कोई नहीं कहता। तो फिर गांधी में क्या खास बात है?
तो गांधी में खास बात कैसे मालूम पड़े? जब 1.5 करोड़ शब्द पढ़े हों, उस समय के दूसरे लोग जो लिख रहे हैं वो पढ़ा हो, और विश्लेषण करने की क्षमता आप में हो, और उसके आधार पर आपने उसको प्रेजेंट किया हो कि ये है गांधी। जैसे मैंने बताया एक एग्जाम्पल, राघवन अय्यर है, BN गांगुली है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने गांधी को प्रेजेंट किया इस तरह से, जो खुद अपने आप में बड़े प्रोफेसर हैं। वो कैलिफोर्निया प्रोफेसर थे राघवन अय्यर फिलोसॉफी के। अरविंद शर्मा है, उन्होंने बताया गांधी क्या होता है। उनको पढ़कर, यानी सेकेंडरी सोर्सेज पढ़ के हमें पता पड़ेगा एकेडमिक तरीके से, पॉपुलर बात नहीं कर रहा, एकेडमिक तरीके से गांधी क्या है। अब अंत में वो कौन से तत्व हैं जो गांधीयन फिलोसॉफी बनाते हैं, और वो रेलेवेंस क्या है इसकी बताने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे, वो तो रेलेवेंट ही है, वो तो इररेलेवेंट हो ही नहीं सकते। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी पहचान है गांधी की, विच डिस्टिंग्विशेस गांधी फ्रॉम अदर्स, जिस गांधी का नाम लेते ही एकेडमिक वर्ल्ड जो दुनिया भर में जिसको जाना जाता है, भाई गांधी है, ये तो गांधी है। या कोई भी एक्शन जो हम करते हैं तो कहता है ये गांधीवादी एक्शन कर रहा है, हालांकि ये ऐसा नहीं है, सही नहीं, जो भी है, अरे ये तो गांधीवादी कर रहा है। कई बार कहते हैं हम देखते नहीं है, तो कोई जो फूल दे दिए साहब, तो कहते हैं साहब ये गांधीवादी एक्शन है। कहते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहते हैं साहब टीचर को मान नहीं रहे, साहब प्रोफेसर साहब, हमारे डीन साहब नहीं मान रहे, तो सबने बच्चों ने जाके फूल दिए, साहब विरोध प्रकट करना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको, ये गांधीवादी तरीका है। वाई दिस इज गांधीवादी तरीका? बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड गांधीवाद विच डिस्टिंग्विशेस द वे ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम अदर्स। तो वो क्या है, वो उसको इसलिए हम कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं, ही इज ए फिलोसोफर ऑफ प्रोटेस्ट। सत्ता के खिलाफ, सत्ता कोई भी हो, चाहे घर की सत्ता हो, पिता की सत्ता हो, यूनिवर्सिटी में डीन साहब की, हेड साहब की सत्ता हो, CM साहब की सत्ता हो, PM साहब की सत्ता हो, या किसी की भी सत्ता हो, उसका विरोध करने का एक नया तरीका और सफल तरीका गांधी ने खोजा था, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है। दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गांधी। गांधी का दर्शन क्या है? गांधी का दर्शन है सत्याग्रह का दर्शन। सत्याग्रह दर्शन क्या है कि अन्याय का विरोध कैसे किया जाए, या उसी को पॉजिटिवली कहे तो सत्य के प्रति आग्रह कैसे किया जाए। क्योंकि सत्य के प्रति आग्रह करने का अर्थ है कि आप न्याय को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो न्याय को प्राप्त कैसे किया जाए, ये करने का तरीका गांधी का क्या था, और जो उनका तरीका था कि एंड्स एंड मीन्स आर कन्वर्टेबल, कि सत्य को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वो है अहिंसा, और कोई तरीका नहीं है। तो उसने कहा या तो आप अपने जीवन में अहिंसक हो जाइए, तो अपने आप ही जिधर जाएंगे उधर सत्य ही होगा, या आप सत्य को प्राप्त करने के लिए इतने इच्छुक हो तो आप स्वयं ही धीरे धीरे अहिंसक हो जाएंगे। यू विल गेट कन्वर्टेड, आप चेंज हो जाएंगे खुद ही, चेंज करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके सत्य के प्रति आग्रह है तो सत्याग्रह एक अर्थ में तो अन्याय का विरोध करने का तरीका है, और दूसरे अर्थों में हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है सत्य को प्राप्त करना। इसलिए हर काम सत्याग्रह है, किसी से लड़ाई करना सत्याग्रह नहीं है। सत्याग्रह सत्य के प्रति अडिग विश्वास और उसको प्राप्त करने की इच्छा, अमिट इच्छा, वो है सत्याग्रह। तो गांधी की पहचान या गांधी का दर्शन, फर्स्ट दर्शन, पहला दर्शन और पहला मूल मंत्र है सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, अन्याय का विरोध जहाँ पर भी हो, और अन्याय का विरोध कैसे हो, अहिंसक तरीके से हो, जो सत्य के प्रति आग्रह हो। और उसमें क्या हो, उसकी क्या कंडीशन, कैसे मालूम पड़ेगी ये आप सत्याग्रह कर रहे हो सही है गलत है, उसके बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो गांधी ने खुद ने अपने जीवन में अपनाए। उसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। गांधी ने कहा सत्याग्रह का पहला नियम है, बहुत से नियम है, एक नियम यह है कि जिसके खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हो उसके प्रति आपके मन में घृणा, द्वेष नहीं होना चाहिए। श्योर सर, प्लीज। चलो ज़्यादा हो गया कि टाइम? कोई बात नहीं, तो दूसरे बच्चे बाहर खड़े वो बैठ जाए। अब बस खत्म ही करूँ, बहुत देर, कितनी देर होगी? 5-7 मिनट। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सत्याग्रह के अंदर जो गांधी का उदाहरण है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सत्याग्रह है या नहीं, वो या नहीं, जिसे हम ये सिद्धांत में हो गया सत्य के प्रति आग्रह, अहिंसक रहना, और उसमें यह है कि अपने विरोधी के प्रति घृणा, द्वेष, हिंसा का भाव न होना, भाव ही न होना। उसका उदाहरण है बहुत अच्छा, गांधी स्वयं का उदाहरण है। दक्षिण अफ्रीका में आप जानते हैं गांधी का सबसे बड़ा विरोधी था जनरल स्मिट्स, जो वहाँ का शासक था 1906 के बाद में, और 1914 तक वो रहा। और गांधी और उसका झगड़ा चलता था हमेशा, क्योंकि वो उन्होंने जो नियम बनाया था उसका विरोध गांधी करते थे। और 1908 में जब उनको बुलाया गया, जब वो हड़ताल कर दी, तो गांधी को उसने बुलाया स्मिट्स ने कि भाई समझौता करने के लिए बुलाया गया, किसी के कार्ट राइटर के थ्रू वो आए। तो वहाँ पर जब बातचीत हुई और समझौता
हो गया उनमें, तो उसने कहा, स्मिट्स ने गांधी को, कि भाई ये हमारा समझौता हो गया है, अब आप फ्री हो जाने को। तो उसने कहा, साहब मैं वापस कहाँ जाऊँ, जेल जाऊँ या कहाँ जाऊँ? नहीं जेल नहीं, आप तो फ्री हो, घर जाओ अपने। तो गांधी ने कहा, साहब घर कैसे जाऊँ, मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है घर जाने के, ट्रेन के पैसे तो दो मेरे को। तो उसने अपने पीए को कहा, इनको ट्रेन के पैसे दो भी घर जाने के लिए ना, आपसे जिसने व्यक्ति ने उनको जेल में डाला है, जो उनके खिलाफ है, उससे वो इतने विनोद प्रियता से बात कर रहा है कि भैया ठीक है, समझो तो हो गया, आप छोड़ रहे हो तो मुझे घर जाने के पैसे दो, पैसे दिए। जब गांधी ने 1914 में दक्षिण अफ्रीका छोड़ा, तो उसने अपने साथी को कहा कि ये दो चप्पल, एक चप्पल की जोड़ी है, ये स्मिथ साहब को भेंट कर देना। कि उन्होंने जब मुझे जेल में रखा था बहुत सालों तक, तो मैंने वहाँ पर चप्पलें बनाई थी जेल में, ये उनके नाप की है, तो उनको कहना इसको पहने। तो 1914 में जब गांधी भारत आए 1915 में, वो चप्पलें उन्होंने स्मिथ्स को दी। 1938 में गांधी का जब 70वां साल मनाया जा रहा था भारत में, और एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो जनरल स्मिथ्स से दुनिया भर के लोगों से उनके बारे में पूछा गया था। तो जनरल स्मिथ्स ने जो लिखा वो आप सुनिए, जो उसका विरोध, उसने कहा कि मुझे गांधी जी ने चप्पलें दी थी, वो चप्पलें मैं वापस भिजवा रहा हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे बाद मेरे बच्चों को ये मालूम नहीं होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। मुझे तो पता है, मैंने गर्मियों में पहनी कई बार, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि मैं ऐसे महापुरुष के द्वारा बनाई की चप्पल को पहनने योग्य नहीं हूँ। मेरा ये दुर्भाग्य था कि मुझे इतने महान व्यक्ति का विरोध करना पड़ा, ये मेरे भाग्य में था। मैं क्या करता, मेरा काम था कानून को बनाए रखना और इनका काम था कानून को तोड़ना, तो मुझे तो इससे लड़ना ही था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने लिखा ये गांधी के बारे में कि दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसे व्यक्ति दुनिया में रहेंगे तो दुनिया में मानवता में लोगों का विश्वास रहेगा। मैं तो विरोधी था, क्योंकि मेरा तो दुर्भाग्य था। ये किसने कहा? जो उसका सबसे बड़ा विरोधी था। मैंने बताया 1.5 करोड़ शब्द लिखे, उन 1.5 करोड़ शब्दों में उसने आज तक किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करी। आप ढूंढ लीजिए कहीं पर, उसके इतने बड़े बड़े विरोधी रहे, जैसे मैंने बताया स्मिट्स था, उसके कई विरोधी, जिन्ना थे उसके सबसे बड़े विरोधी थे, सावरकर इतने विरोधी थे। उन्होंने कभी आलोचना, उन्होंने सिर्फ ये कहा मैं इनसे असहमत हूँ, मैं इनके रास्ते से सहमत नहीं हूँ। बुराई, ये इनके विचार हैं, उससे बुराई क्या करनी। आज आप देखिए राजनेता ये छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे गाली गलौज करते हैं गांधी का नाम लेकर। आप कंपेयर कीजिए उस आदमी को जिसके खिलाफ इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया, जिस व्यक्ति को, उसने कभी किसी का आलोचना नहीं की। उसने कहा भी हर व्यक्ति में सुधरने की सब क्षमता है, गलतियां हर व्यक्ति करता है, व्यक्ति का स्वभाव गलती करना है, ठीक हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे, हमारे में कोई कमी रह गई होगी इसलिए वो नहीं समझ पाया। तो ये मैं अंत में आपसे ये बात कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि जो गांधी की दर्शन की हम आज के संबंध में बात करना चाह रहे हैं, तो हमें सिर्फ बहुत सी बातें हैं, लेकिन अगर एक ही बात हम ध्यान में रखें तो शायद उससे ज़्यादा रेलेवेंट आज के संदर्भ में कुछ नहीं होगा कि सत्याग्रह की अवधारणा, और सत्याग्रह की अवधारणा की एक विशेषता कि अपने विरोधी से भी घृणा न करें, उससे प्रेम करें। ये गांधी का दर्शन है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि आज प्रासंगिक है या नहीं, इस पर तो बात हो ही नहीं सकती, हम सब जानते हैं तो बहुत बड़ा प्रासंगिक है। मुझे मौका दिया है, बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And throwing light on philosophy of Gandhi, I would like to call Professor Mangalam Sir, Head Sanskrit Department, to address vote of thanks and express gratitude. क्या हुआ? गुलाब सिंह जी चौहान उसमें वाइस चांसलर थे, मुझे उससे क्या है संस्कृत? मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयति गिरिम यत्कृपा तमं वंदे परमानंद माधवम। आज ये जो आयोजन हुआ, और गांधी दर्शन को मैंने भी काफ़ी पढ़ा है, और अहिंसा, सत्य वगैरह, ये हमारे संस्कृत भाषा के मूल जो सूत्र है उनका हम अध्ययन करते रहते हैं। लेकिन आज मैंने दादी साहब को जितना सुना, मुझे लगता है कि इनको गांधी दर्शन आत्मसात है,
इनके रग रग में बसा हुआ है। जितनी सहज भाषा में, ये पहली बार मेरे जीवन में, मैं 57 साल का हो गया हूँ, मैंने मेरे जीवन में कई भाषण सुने, लेकिन आज का भाषण मुझे सर्वाधिक रुचिकर और बहुत ही प्रासंगिक लगा। इनके पूरे भाषण का जो सार था वो ये था कि गांधी जी ने मानवता सिखाई। कितनी निष्कर्षभूत बात कही कि वो मानवीय पक्ष से बात करते थे। उन्होंने कभी ऊंच नीच, भेदभाव, अमीर गरीब, इनमें कोई अंतर नहीं किया। एक ह्यूमन में, मनुष्य में क्या मनुष्यत्व हो सकता है? आप कहते हैं केट में केटनेस क्या है, रेट में रेटनेस क्या है, मनुष्य में क्या मनुष्यत्व होना चाहिए, ये मानवता गांधी दर्शन में है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कुलपति महोदय का। दादी साहब, आप बार बार आए, जब भी आए आदिवासी सेंटर आइए, हमारे बीच में ये केंद्र में है और जनक जी इनको चला रहे बहुत अच्छी तरह से। हम आपको फिर से सुनना चाहेंगे। हमारे जो डीन साहब है ये भी गांधीवादी है साहब, बहुत सरल हृदय, और ये भी बिल्कुल हृदय से बात करते हैं। मैं डीन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये हमारे अधिकारी हैं और हमको बहुत सरल मार्गदर्शन हमेशा करते रहते हैं। और तीसरे हमारे जनक जी, मेरे छोटे भाई, मेरे परम मित्र, इन्होंने जब ये शुरुआत की उसके बाद धीरे धीरे मैं इसका ग्रोइंग देख रहा हूँ, ग्रोथ कैसे हो रही है आदिवासी स्टडी सेंटर की। बहुत जल्दी ये विभाग बनेगा, ये मेरी मनोकामना है। भगवान इस मनोकामना को पूर्ण करेगा। हमारे ललित सिंह जी झाला अंत में आए और यहाँ पर जो है हमारे सारे दर्शकों को सुना, देखा। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं पुनः कामना करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम यहाँ होते रहेंगे और होते रहेंगे। महीने में 2-3 कार्यक्रम बिना किए जनक जी को नींद आती नहीं, और इसलिए हम भी उपस्थित होते रहते हैं। इसलिए आप सभी बच्चों को भी, आपको ये सहज में जो ज्ञान मिल रहा है, ऐसा अभाग्य से मिलता है। आप जरूर जो है इनके हर लेक्चर के अंदर कुछ न कुछ, एक मैं आपको बात बताऊं, आप यदि कंपटीशन भी देंगे ना कोई भी, तो गांधी जी है, आदिवासी से संबंधित सवाल है, ये जो बोल रहे हैं उनमें से ही पेपर में वही छपते हैं 2-4 सवाल। इसलिए आपको फायदा होता ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अंत में आए और मक्खन पूरा ले लिया।